हेलो गाइस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 ले रहे हैं और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है वो है रिफ्रैक्शन बाय द हाइगन प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। जो हिंदी अर्थ है उसका है हाइगन के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है कि हम एक इस बार ये जो लाइन ले रहे हैं, जिस पिछली लेक्चर में हमने ये परावर्तक सतह बताया था, इस बार हम ये बात कर रहे हैं कि ये अपवर्तक सतह है। मीन्स अगर इस पर कोई लाइट इधर से आएगी तो ये अपवर्तन के बाद अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो इसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम है जिसे हम विरल माध्यम मान रहे हैं, और इससे इस लाइन के नीचे जो है वो है सघन माध्यम। अब ऐसे मान सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ये बाउंड्री लाइन है और यहाँ पर ऊपर से लाइट आ रही है, इसके नीचे पानी है। ठीक है। इस सतह के नीचे पानी है और इसके ऊपर हवा है। तो ऊपर का माध्यम क्या हो गया, विरल, और नीचे का माध्यम क्या हो गया, सघन। तो वही कंडीशन हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसमें दो केस हम पढ़ने वाले हैं। पहला है जब लाइट किधर से किधर जाए, विरल से सघन, और दूसरा होगा सघन से विरल। तो फर्स्ट केस की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि एक्स वाई एक अपवर्तक सतह है। ठीक है। और ए बी जो है ये एक आपतित क्या है आपका तरंगाग है, आपतित समतल तरंगाग है। राइट। तो जैसे कि आपतित समतल तरंगाग है तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये ए बी आप एक लाइन है, समतल तरंगाग कैसे है। तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, समझाता हूँ कैसे है ये। ठीक है। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूबलाइट है, राइट, और ये एक ट्यूबलाइट है। तो ये क्या करेगा, लाइट उत्सर्जित कर रहा है हर डायरेक्शन में। किरण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गतिशील होगी। राइट। अभी हम किरण सिद्धांत का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ऊर्जा जाएगी। ये एक ही माध्यम अगर होगा तो यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जितनी टाइम में जितनी दूरी यहाँ से जो प्रकाश तय करेगी, उतनी ही दूरी इधर वाला भी जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो करने वाला है। राइट ना। हम तरंगाग के फॉर्म में बात करने वाले हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे द्वितीय तरंगिकाएं हैं जो क्या करती है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है, विक्षोभ या तरंग उत्सर्जित करते हैं, तो उत्सर्जित करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब ये सीधी जा रही है तो टी टाइम के बाद हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से ऊर्जा कहाँ तक पहुँच गई। तो हमने देखा कि टी टाइम में जितनी दूरी यहाँ से ये तय होगी, उतनी ही दूरी ये तय होगी, उतनी ही ये सारे ये तय होने वाले हैं। राइट ना, कन्फर्म। तो अगर सब इक्वल होंगे तो एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, लाइन का क्या मतलब समझाऊंगा। तो यहाँ पे जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे को ऊर्जा एक साथ मिलने वाली है। ठीक है। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ, तो ये सारे कण एक साथ कंपन करेंगे और ये तरंगांग बनाएंगे। आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला कि ये लाइन क्या है, आप ऐसे समझिए। देखिए कि सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये एक ट्यूबलाइट है और यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ये हम एक मान रहे हैं ट्यूबलाइट जैसा सेक्शन मान रहे हैं और यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो ऊर्जा ऐसे जाएगी क्या, राइट ना, ऊर्जा ऐसे जाएगी। अब जब ऊर्जा ऐसे जाएगा तो नीचे वाले रेस इससे भी जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, सब जगह से ऊर्जा जा रही है। तो जब ऊर्जा जाएगी तो जैसे ही इस सतह के इसके सतह के जितने भी कण होंगे, इन पे जितने भी कण होंगे, ये जो कण होंगे यहाँ पर, वो सारे क्या करेंगे, उन सबको ऊर्जा मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। तो जब हम ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। ठीक है। ऐसे भी देखोगे तो ये भी हमें एक लाइन दिखेगा। तो हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो एक लाइन दिख रहा है, बट है क्या, इस लाइन के नीचे जो सतह है इस पे हजारों कण है जो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो जब भी मैंने बहुत सारे लेक्चर में बार बार बताया है कि जब आपको एक लाइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सतह है जो आपको ऊपर वाले व्यू से देखोगे, टॉप व्यू से। अगर आप इधर से देखते हैं तो आपको ये प्लेन दिखेगा, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको प्लेन दिखेगा, बट टॉप व्यू से देखो, ऊपर से देखोगे तो सिर्फ एक लाइन आपको दिख रही है, जैसे उसके परपेंडिकुलर देख रहे हो तुम। तो ये जब भी एक लाइन बने तो ऐसा है। और ऐसे ही अगर मैं लाइट, ये जो ट्यूबलाइट ऐसा होता, इधर से आ रही होती, तो सतह मुझे कुछ ऐसा दिखता, मतलब मेरे को ये एक लाइन दिखने वाला है। ठीक है। और बट एक्चुअली में इसके ऊपर बहुत सारे कण होंगे जो कंपन कर रहे होंगे इधर की तरफ। तो वही चीज़ें हम बना रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है आपका एक आपतित समतल तरंगाग है, राइट ना। ठीक है। एक चीज़ और मैं समझा दूँ पहले ही। देखिए, अगर ये तरंगाग है जो लाइन मैंने दिखाई है, तो देखिए यहाँ से किरण सिद्धांत के अनुसार लाइट ऐसे जा रही है क्या, तो इस तरंगाग के बाद में पहले ये तरंगाग बना है तो उससे पहले ये तरंगाग बना होगा, पहले फिर यहाँ बना होगा। तो अगर चीज नोटिस करें तो यहाँ से जो लाइट रे के फॉर्म में, ये तो तरंगाग के फॉर्म में है। अगर मैं सोचूं कि ये ऊर्जा जो उत्सर्जित कर रहा है किरण सिद्धांत के अनुसार कर रहा है, रे के अकॉर्डिंग करता है, तो क्या सीधा उत्सर्जित करता। तो यहाँ से जो लाइट उत्सर्जित हो रही है किरण सिद्धांत के अनुसार, तो आप ध्यान से देखो, ये इसके लिए सबके लिए 90 डिग्री पे है। तो यही है कि जब भी कोई तरंगाग कोई लाइट आता है तो वो 90 डिग्री पे ही निकलता है और 90 डिग्री पे आता है। इसके लिए बात करें तो यहाँ से 90 डिग्री पे आएगा और 90 पे जाएगा, इसके लिए भी सेम ही है।
तो हम जब भी तरंगाग बनाते हैं तो वहाँ से हम जैसे दो अगर हम दिखा रहे हैं, दो कणिका द्वितीय तरंगिकाएं दिखा रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे रे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर रे के अकॉर्डिंग लाइट ऐसे जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब आइए अपना कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ये हमारे पास एक तरंगाग है जिसपे बहुत सारे, इन पे बहुत सारी द्वितीय तरंगिकाएं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो की बात कर रहे हैं फिलहाल, बी और ए। तो बी पे है जो ऊर्जा सिद्ध करेगी, तो यहाँ पे ऊर्जा ऐसे आई होगी और ऐसे जा रही होगी। हम सीधे अभी समांतर ये वाली लाइन की बात नहीं कर रहे, हम इंक्लाइन की कंसिडर कर रहे हैं। लाइट यहाँ पर है और वो लाइट इंक्लाइन फॉर्म में आ रहा है, राइट ना। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, राइट ना। तो अभी दो की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लाइट तो इधर से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो द्वितीय तरीका है वो भी ऊर्जा अवशोषित करेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है परावर्तन अपवर्तन में, कि हम अपवर्तन जो पढ़ने वाले हैं वो लाइट को दूसरे माध्यम में जाने के लिए पढ़ने वाले हैं। अगर ये परावर्तन होता तो हम स्टडी करते हैं, हम ये मानते कि लाइट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आ रही और लाइट ऊपर ही जा रही है, तो हम ऊपर ही द्वितीय तरंगाग बनाते हैं। बट अगर यहाँ पे अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो द्वितीय तरंगिका है वो क्या करेगा, ऊपर भी ऊर्जा अवशोषित करेगा क्योंकि वो गोलीय तरंगाग बनाता है, नीचे भी करेगा। बट अभी हम इससे उत्सर्जित ऊर्जा के ऊपर की बात नहीं कर रही है, हमें नीचे की बात करनी है, क्योंकि हमें अपवर्तन करना है, परावर्तन नहीं करना है। तो यहाँ से जो ऊर्जा अवशोषित होगी उस ऊर्जा की हम बात करेंगे जिसका अपवर्तन हो रहा है, न कि परावर्तन हो रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो आइए हम टॉपिक देखते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि अपवर्तन होगा, दो माध्यम की बात है, तो ऊपर का माध्यम विरल मान रहे हैं और नीचे का माध्यम सघन मान रहे हैं। विरल में हम जो वेग मान रहे हैं प्रकाश का वो है v1, और इसमें जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं v2। तो नो डाउट v1 ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, v2, क्योंकि विरल माध्यम में वेग ज़्यादा होता है, राइट। ओके, इस माध्यम का अपवर्तनांक वो कौन सा हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से जो द्वितीय तरंगिकाएं होगी वो क्या करेगी, ऊर्जा अवशोषित करेगी। ये सारे दिशा में करने वाली, इधर भी करेगी, सब जगह दिशा में करने वाली। बट हमें एक रे के अकॉर्डिंग स्टडी करना है और हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस दिशा में जो जा रही है उसी की स्टडी करूंगा मैं फिलहाल, और वो क्यों, वो भी मैं एक लेक्चर बना के दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी उसका वेग कितना होगा, v1 90 पे ही जाएगी ये, राइट। तो माना कि यहाँ पे आने में t टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने दूरी कितनी तय की, v1 × t। जैसे ही यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी ऐसे, उसी टाइम यहाँ से भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होगी। हम ये इधर भी करने वाला है, नीचे भी करने वाला है, हम स्टडी किसकी करने वाले हैं, नीचे की तरफ करने वाले हैं। तो पहले तो हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो ये t टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कितनी दूरी तय करके, v1 × t। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ ऊर्जा पहुँची, और जैसे ऊर्जा इस यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ का जो माध्यमिक कण होगा वो ऊर्जा ग्रहण कंपन करने लग जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। उतने टाइम में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से ऊर्जा कहाँ पहुँची। जितने टाइम में t टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँची, उतने टाइम में ये दूसरे माध्यम में ऊर्जा कहाँ तक पहुँचाता है। एक इस वाले माध्यम की हम बात नहीं करेंगे। तो अब एक चीज़ लॉजिक सोचिए कि अगर यहाँ पर इस वाले माध्यम में वेग कम है तो उतने ही टाइम में ये दूरी इतनी ही तय करेगा या इससे कम करेगा। तो नो डाउट अगर वेग ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा तय करेगा। तो इस माध्यम में वेग, इस लाइन के ऊपर जो माध्यम है उसमें वेग ज़्यादा है तो दूरी उतना टाइम में ज़्यादा करेगा। बट इस माध्यम में वेग कम है क्योंकि सघन माध्यम है, तो यहाँ दूरी कम होगी। तो हमने क्या माना, मान लिया कि जैसी प्रकाश यहाँ से इस माध्यम में आती है उसका वेग हो जाता है v2। कितना मान लेते हैं हम, v2 मान लेते हैं। तो t टाइम में दूरी कितनी करेगा, तो आंसर है v2 × t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से v2 × 2 का एक चाप खींचेंगे, राइट। चाप खींच रहे हैं क्योंकि इस माध्यम में यहाँ से ऊर्जा t टाइम में यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ पहुँचेगा। ऊपर की बात अभी नहीं करेंगे, ऊपर दूरी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, अलग हो जाएगी, वो तो v1t ही करेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा क्यों। तो फिलहाल यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वो t टाइम में इतनी दूरी तय नहीं करने वाला, वो कम करेगा। इसलिए हमने थोड़ा v2t का अपना खुद मान लिया है, इतनी लाइन मान ली। ये लेंथ इससे कम लेंगे अपन, अगर केस है विरल से सघन। तो अब जैसे ही हमने एक आर्क खींच दिया तो t टाइम में जो ऊर्जा यहाँ से यहाँ पहुँची है उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो ये d पॉइंट वाला जो कण होगा और ये c पॉइंट पर जो कण होगा, दोनों को ऊर्जा एक साथ ही मिली है और एक साथ ही कंपन कर रहा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को स्पर्श रेखा खींच के मिला देता हूं तो ये स्पर्श रेखा एक बिंदु पथ बता रहा है उन दो कणों का जो समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो ये तरंगाग हो गया। तो ये हमारा हो गया अपवर्तित तरंगाग, और ये क्या है हमारा आपतित तरंगाग। कैसा, तो आंसर है समतल, क्योंकि प्रकाश बहुत दूर है, ठीक है। देखिए ये कोण हमारा आपतन कोण आई है और ये कोण हमारा
अपवर्तन कोण आर है। देखिए आर यहाँ पर भी बनेगा, बट ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रे के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, फिलहाल मैं तरंग के अनुसार समझा रहा हूँ। तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ से एक द्वितीय तरंगिका ऊर्जा अवशोषित करके यहाँ पहुँचाएगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगा। ये दूरी थोड़ी कम होगी क्योंकि यहाँ पर वेग कम है, इसलिए टी टाइम में ये विक्षोभ कम ही दूर तक पहुँचाएगा और दोनों को हम जैसे ही मिलाएंगे तो ये एक तरंगा को प्रदर्शित करेगा। और ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो कैसे कैसे मैंने क्या है वो मैं एक बार आपको जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने माना ए वी एक समतल आपतित तरंगाग है, जो कि हमने माना हुआ है ए वी एक आपतित समतल तरंगाग है। ठीक है, जिसमें ए और बी 2 पॉइंट की हमने बात की है। द्वितीय तरंगिका है जो क्या करते हैं, सभी दिशाओं में तरंग या विक्षोभ उत्पन्न करता है, ये हमने बता दिया। अब बी से जो उत्पन्न विक्षोभ होगा टी समय में बिंदु सी पर पहुंचता है। यदि इस माध्यम में तरंग का वेग कितना माना था हमने v1, तो टी टाइम में बी से सी तक आने में कितना लगेगा समय, दूरी कितनी तय करेगा v1 इंटू टी। तो बी से सी तक आने में दूरी है v1 इंटू टी। ठीक है, बिंदु ए पर उपस्थित द्वितीय तरंगिकाओं से भी उत्पन्न विक्षोभ होगा। देखो जैसे कि ये ए है, यहाँ से विक्षोभ उत्पन्न होगा, तो इसका हमने वेग कितना माना है v2 दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो जो सघन माध्यम में जाता है वो vc की तुलना में कम दूरी तय करता है क्योंकि उसका वेग कम है। यदि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कितना माने v2 है, तो a से उत्सर्जित विक्षोभ t समय में सघन माध्यम में कितनी दूरी तय करेगा, तो आंसर है v2 इंटू टी दूरी तय करेगा। अतः v2 त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं तथा इस पर उपस्थित एक बिंदु d लेते हैं। बिंदु D पर उपस्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं क्योंकि दोनों पर ही समान समय में ऊर्जा पहुंचती है। तो C और D पर जो कण है वो समान समय में ऊर्जा पहुंच रही वहाँ तक, इसलिए एक साथ ऊपर एक साथ नीचे मिला दिया इनको, तो ये अपवर्तित तरंग हो गया। ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इसमें वर्तन में 2 नियम हम प्रूव करने वाले हैं। एक है स्नेल का नियम हम प्रूव करने वाले हैं, तो स्नेल के नियम में हमें पुराने वाले डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ आपको, जो आप बार बार यहाँ से देख लेंगे आप और टॉपिक लिखते रहेंगे आप। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये था, ये हमारे पास आपका 2 पॉइंट है, एक बी है एक ए है, रफ डायग्राम बनाऊंगा। और यहाँ से यहाँ तक आया सी था, ये कोण आई है, राइट। और हमने फिर ये हमने यहाँ पे एक आर कट किया था तो उससे कम, और ये था हमारा डी, और यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया, और ये था हमारा आर। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज़ पहले वाली भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि 90 डिग्री पे आएगा और 90 डिग्री पे ही किरण जाएगी तरंगाग। तो ये तरंगाग है तो ये एंगल कितना है 90, और ये भी एक किरण ही है के अकॉर्डिंग है, और ये तरंगाग है। तो तरंगाग पे ये जो कण होगा इससे भी ऊर्जा 90 डिग्री पे ही जाएगी, तो ये भी 90 डिग्री है, राइट। आइए अब देखिए, सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ए बी सी त्रिभुज की। कौन से की, ए बी सी की। ठीक है, ए त्रिभुज हम ए बी सी से अगर बात करते हैं तो देखिए साइन आई क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगर ये कोण है तो ये आपका लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण हो गया। तो इस त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए बी सी हो गया लंब और ए सी हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है बी सी जो लंब है वो है v1 इंटू टी, और ये ए सी को हम ऐसे रहने, नाम नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हम, ए इंटू सी, ए अपॉन सी। इसको समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की, हम दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी सी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ए डी सी। 90 है ये, तो 90 के सामने जो है ये अगेन इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया, और ये एंगल है तो ये वाला हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब हो गया ए डी और कर्ण हो गया अगेन ए सी। तो साइन आर इक्वल टू लंब बटे कर्ण ए डी अपॉन में ए सी, और इसकी जो वैल्यू है वो है v2 इंटू टी जो मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ से कम दूरी तय करेगा ना, ये वाले इसकी तुलना में कम होगा, तो v2 इंटू टी, ए सी को हम ए सी रहने देते हैं। अगर मैं समीकरण इसको 2 मान लिया, मैंने समीकरण 2 मान लिया, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ समीकरण 1 2, तो साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू है v1 इंटू टी अपॉन में ए सी, और साइन आर की वैल्यू ये है, टी से टी कट जाएगा, ए सी से कट जाएगा, v1 अपॉन में v2 आ जाएगा। ये समीकरण 3 हमने मान लिया है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो है ऊपर वाला एक माध्यम है जिसमें वेग कितना था v1, इस माध्यम का एक अपवर्तनांक है μ1, और इस माध्यम का जो इसके नीचे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है μ2। अपवर्तनांक का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, जो कि आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो इस माध्यम का आवर्तनांक μ1 है और इस माध्यम का आवर्तनांक μ2 है, राइट। अच्छा, एक चीज फॉर्मूला देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश का वेग अलग हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर इधर नीचे पानी है और ऊपर हवा है, तो जैसे ही प्रकाश हवा में है तो उसकी स्पीड वही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर जैसे ही हवा से नीचे आता है, पानी में आता है, तो इसका वेग कम हो जाता है, इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो वो किस पे निर्भर करता है? तो आंसर है वो उस माध्यम के आवर्तनांक म्यू पे निर्भर करता है। तो इसलिए एक फॉर्मूला है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम का आवर्तनांक। तो अगर हम फर्स्ट माध्यम की बात करें तो इसका आवर्तनांक कितना माना है? μ1। तो इसमें वैसे हवा मान ली जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कोई दूसरा माध्यम हो, उसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ यूज करते हैं। तो अगर ये माध्यम फर्स्ट है जिसका आवर्तनांक μ1 है, तो जैसे ही हवा प्रकाश इस माध्यम से गुजर रहा होगा, तो उस समय इस माध्यम में जब प्रकाश यहाँ से यहाँ गुजर रहा है, तो जो ये v1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर है किसी भी माध्यम प्रकाश का वेग बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम का आवर्तनांक। तो इस माध्यम वेग कितना है? v1। तो v1 इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग c और उस माध्यम का आवर्तनांक μ1। ऐसे सेकंड माध्यम के लिए हो जाएगा, सेकंड माध्यम में जब प्रकाश गुजरेगी तो उसका जब आवर्तन होगा तो v2 इक्वल टू c अपॉन में μ2। तो v1 अपॉन में v2, इसको इसके अपॉन में किया, डिवाइड कर दिया हमने, हमारे पास आया μ2, क्योंकि ये नीचे ऊपर चला जाएगा। तो μ2 अपॉन में μ1। समीकरण 4 है, तो समीकरण 4 में v1 और v2 की वैल्यू आई μ2 अपॉन में μ1, और समीकरण 3 से जो वैल्यू आई है sin i अपॉन में sin इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो इस v1 अपॉन v2 की हम वैल्यू रख रहे हैं, और जैसे ही v1 अपॉन v2 की वैल्यू रखी थी तो sin i अपॉन में sin r इक्वल टू हो गया μ2 अपॉन μ1। यही हमारा स्नेल का लॉ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रूफ भी करवा देता है। सेकेंड नियम वैसे का वैसा ही है जो हमने परावर्तन में पढ़ा था। आपती तरंगांक, अपवर्ती तरंगांक और अपवर्तक सतह तीनों ही एक ही तल में होता है, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है। तो आंसर है कि इस बार अपवर्ती तरंगांक आएगा, परावर्ती तरंगांक नहीं आएगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कुछ करेंगे कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें जो मैंने द्वितीय तरंगा लिया है, मैं इसको ये जो किरण है ना, किरण सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा कि ये कोण जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ये आर, ये कैसे कैसे डिसाइड होगा, और हमने ये पॉइंट डी यहीं पे क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया, इधर क्यों नहीं लिया। तो ये मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, और दूसरा केस भी बात करेंगे जो प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।